हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में। तो हम लोग पढ़ लिए थे कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली में कितनी समितियों का गठन किया गया था, सब अपनी अपनी जांच में क्या क्या बताया, क्या क्या प्रावधान किया गया था, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित मतदाताओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, ग्राम सभा कहेंगे। यानी ग्राम सभा का मतलब होता है ग्राम सभा में सूचीबद्ध मतदाताओं व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा के लिए न्यूनतम उम्र कितना बताया गया, तो ग्राम सभा के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपको 18 वर्ष बताया गया। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, यानी आप चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की समीक्षा हम देखेंगे तो ग्राम सभा तो संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान किया गया, लेकिन क्या यह व्यवहारिक रूप से लागू है, तो ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण यह भी है कि इसे ग्राम सभा को एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्थानीय विधानसभा भी कहा जाता है, कि यह एक स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के भांति स्थानीय विधानसभा की भांति काम करता है, विधानसभा की भांति काम करता है, यानी इसे स्थानीय विधानसभा भी कहा जाता है। यानी ग्राम सभा को क्या कह सकते हैं हम, तो स्थानीय विधानसभा कहा जाता है। लेकिन ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होंगी तथा बैठकों को संचालित करने के लिए गणपूर्ति का कोरम क्या होगा, यह बात नहीं बताया गया है कि ग्राम सभा का बैठक एक साल में कितनी बार होगी या कितनी बार होगी, यह बात जो है नहीं बताया गया है। और इसकी गणपूर्ति कोरम का मतलब होता है कि न्यूनतम सदस्य कितने सदस्य शामिल होंगे, यानी भागीदार बनेंगे, तो यह जो है सभा को संचालित किया जाएगा। तो ऐसी कोई बातें नहीं कही गई है। पंचायती राज संस्थाओं में हम आते हैं, देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। 1/3 सीटें आरक्षण का तो प्रावधान है, जो कि भारतीय संविधान के इतिहास में क्या है, एक मील का पत्थर साबित होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं तो महिलाएं जो है या SC ST के जो व्यक्ति होते हैं, वह बढ़ चढ़कर इस पंचायती राज संस्था में, पंचायती राज प्रणाली में बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले सकते हैं। उनका 2 कारण बहुत स्पष्ट दिखता है कि पहल का उनका कारण दिखता है कि नहीं शामिल होने के कारण कि शैक्षणिक योग्यता उस तरह का नहीं होती है। हालांकि शैक्षणिक योग्यता का जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो शिक्षित ही नहीं होंगे तो आर्थिक तौर पर मजबूत कैसे बनेंगे और उनका ब्यूरोक्रेट्स में योगदान कैसे रहेगा। तो हम लोग यही देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षण का प्रावधान है, जो कि भारतीय संविधान के में मील का पत्थर साबित होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम ऐसा नहीं देख पाते हैं। गाँव में हम लोग देखते हैं अपने पंचायत में कि महिलाएं प्रधान होती है, लेकिन उनके जगह उनके पति के द्वारा कार्य किया जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि महिलाएं सिर्फ जो है स्टाम्प पर मुहर मारने के लिए और साइन करने के लिए होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं SC ST में भी कि वहाँ पे भी शैक्षणिक और आर्थिक तौर पे लोग जो है आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए उनकी योगदान जो है पंचायती राज संस्थाओं में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसको हमको बढ़ाने का प्रयास करना है, सबको शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना है। तो हम लोग पिछला पढ़े थे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना दिया गया, तो 1/3 सीटें आरक्षित है। लेकिन महिलाएं जो है व्यवहारिक रूप से अपना योगदान उतना नहीं दे पाती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण बनता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होना होता है। दूसरी बात हम आते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता तो प्रदान किया गया है, लेकिन क्या इसके लिए वित्तीय संसाधनों का उचित मात्रा उपलब्ध है,
तो इसके लिए वित्तीय संसाधनों का उचित मात्रा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को कोई टैक्स लगाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। यह जो है राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है। ऐसे तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जो कि एक सकारात्मक कदम है। लेकिन यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो वित्त आयोग का कार्य की प्रकृति जो है सिर्फ परामर्शी होता है, यानी सिर्फ परामर्श राज्य सरकार को दे सकती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। इसके होने के कारण अंततः पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जो सिस्टम दूसरे पर निर्भर कर रहेगा तो उसका अपना ग्रोथ जो होगा सही नहीं हो पाएगा। इसलिए राज्य सरकार यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसी के द्वारा जो है फंड जो है दिया जाता है, जिससे गांव पंचायती राज संस्थाओं में काम किया जाता है। तो यह रहा हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की समीक्षा। फिर आगे देखते हैं हम। द एंड, यानी आपका लोकल गवर्नमेंट स्थानीय प्रशासन आज समाप्त होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। कल से हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।